हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर के सिंपल क्लासेस में यू आर मोस्ट वेलकम। टुडे जीके जीएस सीए का डेली डोज जो 28 अप्रैल से 5 मई 2024 तक का है। एक वीकली प्रोग्राम है जो आपको जागरूक करता है जीके से जीएस से कि हमको कैसे रीड करना चाहिए। So don't waste time. Let us start today's class. And first question जो मैंने आज प्रिपेयर किया है that is डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। डीआरडीओ आप जानते हैं भारत की दो संस्था विज्ञान के क्षेत्र में जो पूरे दुनिया में तहलका मचाती है, एक डीआरडीओ और एक इसरो। दोनों को जानते रहिए। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसमें ऑप्शन में था नई दिल्ली, बी में बेंगलुरु, सी में मुंबई, डी में चेन्नई। तो राइट आंसर है नई दिल्ली। जबकि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो पर हम लोग बात कर चुके हैं या फिर किसी दिन रिपीट कर देंगे। आज हम लोग डीआरडीओ को बात करते हैं। डीआरडीओ जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है उसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को उस समय के जो 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको मिला करके, उन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस का नाम समझ लीजिए। डीएसओ, डीटीडीई, डीटीडीपी। डीएसओ का मतलब है डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन इसको, और डीटीडीई डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और डीटीडीपी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस को एमालगमेट करके या इनको कंबाइन करके एक संस्था बना दी गई थी डीआरडीओ, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। ये काम करता है डीआरडीओ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और अभी 2024 में इसने अपना 66th फाउंडेशन डे मनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, जानते रहिएगा, 66th। और क्या मोटो है इसका? मोटो जो है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है डीआरडीओ का, यानी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। शक्ति का जो स्रोत है ना वो विज्ञान है, और उसी से बल आता है, और इसी के दम पर ये हमारे देश में पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करता है। कौन? डीआरडीओ। डीआरडीओ का मतलब है हमारे देश में जो टैंक्स, वेपन्स, मिसाइल्स, ये सारी चीजों का अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है, मेकिंग करता है, तो ये काम डीआरडीओ का होता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट जो होते हैं हमारे यहाँ, इनकी अगर टोटल एम्प्लॉइज देखी जाए तो कम से कम 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं डीआरडीओ में जो वर्क करते हैं। उसमें सिर्फ 5,000 साइंटिस्ट हैं, 5,000 से वैज्ञानिक हैं जो दिन रात देश की सिक्योरिटी के लिए, देश में पीस के लिए वर्क हार्ड करते रहते हैं। तो डीआरडीओ आपने देख लिया इसके बारे में, डिफेंस मिनिस्ट्री के। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन वो थे डॉक्टर वीएस अरुणाचलम, और जो प्रेजेंट टाइम में इसके, और डॉक्टर वीएस अरुणाचलम ये भारत के फर्स्ट साइंटिफिक एडवाइजर थे, वैज्ञानिक सलाहकार भी यही थे। और प्रेजेंट टाइम में जो हैं इसके जो चेयरमैन है समीर वी कामत। क्या नाम है उनका भाई? समीर वी कामत। समीर वी कामत प्रेजेंट टाइम में इसके डीआरडीओ चीफ हैं, डीआरडीओ चेयरमैन है। 2022-23 में डीआरडीओ का जो एनुअल बजट था वो 23,264 करोड़ रुपए का था। हमारे यहाँ
अब देखिए, जब डीआरडीओ कोई मिसाइल कोई चीज बनाता है तो उड़ीसा का एक स्थान है चांदीपुर के पास, पहले व्हीलर द्वीप था, व्हीलर आइलैंड, जिसका नाम बदल करके बाद में कर दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो वहीं पर वो उसको टेस्ट करता है साइंटिस्ट लोग, लेकिन जब उसको मिलिट्री को दे देता है तो मिलिट्री वाले उसको टेस्ट करते हैं राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण टेस्ट फायरिंग रेंज में। मिलिट्री वाले वहां चेक करते हैं मिलिट्री, और यहां पर चेक करते हैं डीआरडीओ के साइंटिस्ट उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसने स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो जमीन से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हवा में जाकर हवा में ही दुश्मन को समाप्त कर देती है उसकी मिसाइल को। स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है यहां पर, उसको कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो, SMART, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। कहाँ इसका माने टेस्ट किया गया? ये उड़ीसा के बालासोर के तट पर चांदीपुर के पास में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस स्मार्ट मिसाइल का क्या किया गया? सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 650 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में रिलेटेड है, टारपीडो होता है मिसाइल का ही वर्जन होता है जिससे सबमरीन से दागा जाता है, उसे टारपीडो कहते हैं। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में भारत के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया गया है। और ये था हमारा डीआरडीओ के बारे में आज जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के बारे में आप करीब करीब सब कुछ जान चुके हैं। इसका उद्देश्य है देश को, अपने भारत देश को रक्षा क्षेत्र के मामले में अब आत्मनिर्भर बनाना, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, ताकि हम दूसरे देशों पर सुरक्षा और रक्षा के मामले में हम किसी और पर ना बल्कि सेल्फ रिलायंस रहें, आत्मनिर्भर रहें। यही इसका मकसद होता है डीआरडीओ, और इसके साइंटिस्ट इसके लिए दिन रात वर्कआउट करते हैं। तो ये था डीआरडीओ के बारे में, सब कुछ करीब करीब मैंने बता दिया है आपको इसमें। अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, मुगल काल की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? सेकंड क्वेश्चन है मुगल काल, तो ए में है प्लासी, बी में है बक्सर, सी में है हल्दीघाटी और डी में है पानीपत के। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? मुगल काल। मुगल काल की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हुआ था कब? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर ने यहां भारत में एक नए वंश किसकी स्थापना की? मुगल काल। अब इसमें एक है प्लासी का युद्ध, आप 1757 में जानते हैं, माने बंगाल में लड़ा गया था अंग्रेजों और वहां के नवाब के बीच में। बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने बक्सर बिहार में लड़ा गया था 1764 में, 1757 में था। हल्दीघाटी का युद्ध जो है ये लड़ा गया था 18 जून 1576 के हल्दीघाटी। तो आइए थोड़ा सा हल्दीघाटी के बारे में आज जानते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध जो लड़ा गया था ये अकबर और महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। हालांकि इसमें अकबर ने भाग नहीं लिया था, इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह गए थे, वो सेनापति थे। तो ये मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ते। अब जो हल्दी घाटी क्या है, देखो हल्दी घाटी के बारे में बताया जाता है कि हल्दी घाटी जो है ये अरावली पर्वतमाला में खामनेर व बलीचा गांव के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, खामनेर व बलीचा गांव में। इसी सकरी हल्दी घाटी में राणा मुगल सेना को चाहते थे कि इसमें आ जाएं, लेकिन मान सिंह जानते थे कि अगर इस दर्रे में चले गए तो वहां पर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो उनकी बड़ी विशाल सेना थी, राजपूतों की सेना बहुत कम थी, बताते हैं राजपूत कहीं कहीं कहते 5000 थे तो मुगल 20,000 थे, या कहीं राजपूत 20,000 थे तो 80, मतलब कुल मिला के उनसे राजपूतों की सेना 1/4 थी मुगलों की अपेक्षा। लेकिन फिर भी बहादुरी से लड़े और इसमें ना अकबर की जीत हुई ना महाराणा प्रताप की हार हुई।
ये ऐसा युद्ध था, न अकबर जीता और न महाराणा प्रताप हारे, ऐसा भी बताया जाता है। हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध जो युद्ध है, जिसमें उनके घोड़ा चेतक और उनकी हाथियां, बस तमाम बहुत सारे थे, लेकिन बहादुरी से जाने जाने वाला ये युद्ध है, लड़ा जाने वाला युद्ध था हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के कहते हैं यहाँ की मिट्टी पीली होने के कारण, हल्दी के कारण पीली होने के कारण, जैसे हमारे ब्लैक बोर्ड के पीछे देख रहे हो पीलापन है, ऐसा बताते हैं कि लोग इसी के नाम से इसका हल्दी घाटी कहा जाता है। कहते हैं यह दर्रा जो है हल्दी घाटी का, यह राजसमंद व उदयपुर जिलों को जोड़ता है, उदयपुर जिलों को जोड़ता है, उसके मतलब एक तरह से बॉर्डर पर है। कुछ लोग और कहते हैं कि यहां पर नवविवाहिता जो महिलाएं थी पुरुषों के कपड़े पहन करके हल्दी लगा करके युद्ध में लड़ी और बहुत संख्या में मारी गई थी, इसलिए भी इसको हल्दी घाटी कहते हैं। लेकिन वो मिट्टी वाला ज्यादा माना जाता है, वो सही है। अब देखते हैं, कहते हैं कि अकबर किसी से भी नहीं डरा, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम सुन करके अकबर को रात में सपने आते थे और पसीना पसीना हो जाता था, डर जाता था अकबर जब भी महाराणा प्रताप का नाम आता था, इतना वो ज्यादा डरता था महाराणा प्रताप से, और उसकी तमन्ना अधूरी रह गई, कभी भी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाया। ये था हल्दी घाटी का युद्ध। पानीपत के युद्ध के बाद ही आपके मुगल काल की स्थापना हो जाती भारत में, और मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय थे ये, इनसे ही मुगल काल समाप्त हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भाई? ए में है घाटे की व्यवस्था, और बी में है केवल आयात होता है, सी में केवल निर्यात होता है, डी में है ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो हम इंपोर्ट करें ना हम एक्सपोर्ट करें, हम कुछ नहीं करते हैं, ऐसे कोई देश अगर है, ऐसा तो विश्व में शायद ही कोई देश होगा, शायद उत्तर कोरिया का नाम लिया जाता है, लेकिन जिसकी क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये आप जानते रहिए, इकोनॉमी में ये आता है कि आप किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, साम्यवादी है कि बंद अर्थव्यवस्था है। तो अपने यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में जान लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, जिसमें जो न खरीदे न कुछ बेचे, ऐसा है, तो उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। और शायद ऐसा कोई ही देश होगा दुनिया में, आज ये संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज भाई, ए में है गैलीलियो, बी में है कॉपरनिकस, सी में है केपलर, डी में है एडिसन। तो इसका राइट आंसर है बी, कॉपरनिकस ने इसकी खोज किया था। सौर माने सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह घूम रहे हैं, और इन्हीं को हम सोलर सिस्टम कहते हैं, इसकी खोज कॉपरनिकस ने किया था। फिर है कह रहा है पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है, या पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं? ए में भारत, बी में इराक, सी में मिस्र और डी में ईरान। इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस्र, जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। तो देख लीजिए भाई, इजिप्ट, मिस्र को, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, जिस देश को, स्वेज नहर का जो मालिक है, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड एक प्रकार के कब्र होती थी, माने कब्र होती थी राजाओं की। पिरामिड जो होते थे एक प्रकार के कब्र होती थी। मिस्र के राजा जो होते फैरो कहलाते थे। फैरो मिस्र के राजाओं के बनाए गए स्मारक स्थल है पिरामिड, जिनमें राजाओं के शव को दफनाकर रखा जाता था सुरक्षित ढंग से। उसमें बताते थे कोई लेप लगा देते थे राजाओं के शव पर, तो जिससे वो रखे जाते थे और कई साल तक वो डेड बॉडी या शव खराब नहीं होते थे। ऐसे प्रकार के डेड बॉडी को हम लोग ममी कहते थे। क्या कहते थे? ममी। लेकिन वैज्ञानिक आज ये कहते हैं, आज की जो मानता है वो तो लगाते ही थे लेप अपना जो लगाते थे, कहते हैं कि पिरामिड जो थे इसमें प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता था। इतना अच्छा माने कलाकारी थी, इतने अच्छे पुराने जमाने में इतने अच्छे से इसको बनाते थे ये लोग, जिससे कोई चीज इसके अंदर खराब नहीं होती थी। इसलिए लोग कब्रों को
पिरामिड नुमा बनाते थे और इतना भव्य आकार देते थे कि हजारों वर्ष तक वो कायम रहता था। इसमें प्रकाश, जलवायु तथा ऊर्जा का प्रवाह अच्छा रहता था। ठीक है। पिरामिड बताते हैं मिस्र में 138 से ज्यादा पिरामिड हैं और गीजा का पिरामिड, जिसे कुफू पिरामिड कहते हैं, कुफू राजा ने बनवाया था, ये प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। ये आप जानते रहिएगा इसके पिरामिड के बारे में। पिरामिड जानते हैं, आकार ऐसे जिसका होता है, त्रिकोणात्मक पिरामिड। ये कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला भाई ए में पाकिस्तान, बी में भारत, सी में अफगानिस्तान, डी में नेपाल। तो राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान। ये तो पहले भारत, प्राचीन भारत में तो भारत में ही था, लेकिन अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा के लिए विश्व में मशहूर था। शायद है विश्व में जब लोगों को स्कूल की संकल्पना नहीं थी तब भारत में विश्वविद्यालय थे, और चाणक्य जो है कहते हैं यहीं का आचार्य थे और यहीं पर पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे भाई इस यूनिवर्सिटी के। विश्व के लोग पढ़ने आते थे तक्षशिला में, और यहीं पर उन्होंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, बताया था, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, और जो फिर बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना और भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करते हैं। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते रहिए। आज की डेट में ये पाकिस्तान पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी याद में शुरू किया है? तो जानते रहिए भाई, ए में है पंडित रविशंकर, बी में है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सी में है उस्ताद रशीद खां, डी में इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 2007 के पीसीएस में क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश के कि संगीत रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसकी याद में दिया जाता है, किसकी स्मृति में स्टार्ट किया गया है? तो आप जानते रहिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के। ठीक है। यस माय डियर, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, इस वीक में जो इंपॉर्टेंट पर्सनस रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, जो किसी भी वजह से चर्चा में रहे, जो हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। रणदीप हुड्डा, इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। ठीक है। और यह पुरस्कार मनोरंजन जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। टी रविशंकर, डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल आरबीआई के जो हैं इनका 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। सुधीर कक्कड़, प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का भी हाल ही में निधन हो गया है। नरसिंह यादव, ये भारतीय कुश्ती महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनका चयन हुआ है। युवराज सिंह, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2020 वर्ल्ड कप 2024 का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मशहूर क्रिकेटर हैं। कर्नल एडिसन नेपियो, पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नाइमा खातून, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं, नाइमा खातून। इसाक डार, पाकिस्तान के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सुनील कुमार यादव, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में ये नियुक्त किए गए हैं। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन जीन जॉर्जेस नोवरे की जन्म की याद दिलाता है, जो आधुनिक बैले के पूर्वज के रूप में प्रतिष्ठित है। उसके बाद है कृष्णा एम एला, ये इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने IVMA भारत बायोटेक के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एम एला को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। अब इन्होंने किसका स्थान लिया है? आदारसी पूनावाला का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है। उसके बाद है सर्बानंद बर्नवाल, भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए। ठीक। कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने भारतीय नौसेना के वाइस चीफ, क्योंकि वाइस चीफ जो थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो बन गए इंडियन आर्मी के चीफ बन गए हैं आर हरि कुमार के स्थान पर। उमा रामानन, ये प्लेबैक सिंगर उमा रामानन
नन की मृत्यु हो गई है। तमिल की मशहूर गायिका थी ये। नोवाक जोकोविच लार्जेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड इनको दिया गया है, नोवाक जोकोविच को। श्रीजा अकुला भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। जेरेमिया मानेले, जेरेमिया मानेले ये सोलोमन आइलैंड्स के नए पीएम बने हैं। यह प्रशांत महासागर देश है और इनका जीतना मतलब ये पश्चिमी देशों से दूर और चीन के नजदीक गए हैं। प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीपीय देश हैं, जानते रहिएगा। प्रतिमा सिंह, प्रतिमा सिंह को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की गई है। और वी श्रीनिवास बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री का हुआ निधन, वी श्रीनिवासन। अब वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं कि वन लाइनर क्या रहा है। तो वन लाइनर में भी याद रखिएगा, इराक ने समलैंगिक संबंधों पर बनाया कठोर कानून और अगर ऐसा कोई करता है तो 15 साल की सजा होगी, ऐसा ईरान ने किया है। नई दिल्ली आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण नई दिल्ली में हुआ। कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसमें प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसकी वजह से चर्चा में रहा। इसके पूर्व में यमुना नदी बहती है, जानते रहिए, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। GRFC 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, यह रिपोर्ट किसने जारी की है? तो खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क ने। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, चर्चा में रहा है, ठीक है। और हरित वर्गीकरण पर्यावरण अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। हरित वर्ग अगर आता है, हरित वर्गीकरण क्या है तो बताइएगा। यह पर्यावरण अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली है। RBI व वित्त मंत्रालय आसियान द्वारा विकसित हरित वर्गीकरण से सीख ले सकते हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ निवेश को परिभाषित करती है और ग्रीन वॉशिंग को रोकने में सहायता करती है। सूचित निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं। ग्रीन वॉशिंग होता है जिसमें लोग दावा करते हैं कि हम पर्यावरण अनुकूल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो उससे ये हरित ग्रीन टैक्सोनॉमी हमको सूचित करेगी। तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण का किया शुभारंभ। जानते रहे, नीलगिरी तहर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का जानवर है। इसका सर्वेक्षण करवा रही तमिलनाडु सरकार। और उसके बाद है इंडोनेशिया के माउंट रुआंग में फटा ज्वालामुखी। इंडोनेशिया के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। ये प्रशांत महासागर में एक ऐसा क्षेत्र है सू आकार का, मतलब सू का हार्स सू आकार का, जो जूते की नाल होती है, घोड़े की नाल होती है, उसके आकार में। और इसमें बहुत सारे हमारे वोल्केनो जो भूकंप हैं और जो ज्वालामुखी है, सब इसी क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इंडोनेशिया करीब 6000 द्वीपों का देश है, यानी यह एक आर्कीपेलगो है, ठीक। इसको भी जानते रहिएगा भाई थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, ने कहा कि देखिए भाई, जब तक हिंदू धर्म में 7 फेरे न ले लिए जाएं पवित्र अग्नि के चारों तरफ, तब तक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत उसको शादी नहीं कही जाएगी। देखिए, इसमें एक याद रखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और एक है विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ये हर धर्म के लिए होता है। इसके तहत एक पुरुष या महिला को पति व पत्नी होने का दर्जा प्राप्त होता है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। अलागर मंदिर अभी चर्चा में रहा, कहाँ है? तमिलनाडु में है। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से दुनिया का सबसे ऊंचा जैन मंदिर अभी कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो जानते रहिए, मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ बनी है? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर है, भाई दुनिया का सबसे अमीर मंदिर। और UNFPA ने 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या को कहा यह 2 गुना हो जाएगी। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर, माने वहां पर जो कर्मचारी हैं सिर्फ 4 दिन काम करेंगे हफ्ते में, 4 days ओनली, ठीक है। गेपांग गाथ हिमनद झील, ये कहाँ है?
हिमाचल प्रदेश में है। टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य जो चर्चा में रहा था अरुणाचल प्रदेश में है। डीडी न्यूज ने अभी हाल ही में अपना लोगो बदल दिया है, उसने मतलब नारंगी टाइप का कर दिया, ऑरेंज तरफ का। कुछ लोग उसको भगवाकरण कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने ऐसा किया है, जबकि उसने बताया है कि ये हमारा क्रम है, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, शुरू में ऐसे भी था, बीच बीच में कई कलर आए हैं, लेकिन अब लोग कह रहे हैं। तो जानते रहिए किसने अपना लोगो बदला है, तो डीडी न्यूज ने बदल दिया है। क्रिस्टल मेज 2 क्या है, तो अगर ऐसा आता है तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। इसे रॉक्स के नाम से भी जानते हैं, किसको, क्रिस्टल मेज 2 को। अमूल 2020 विश्व कप में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक स्पॉन्सरशिप किसको मिली है, अमूल को। जानते हैं बहुत बड़ा भारत का विश्व प्रसिद्ध दुग्ध ब्रांड है अमूल, ठीक है। तो इन सब विचारों के साथ ये वीकली जो प्रोग्राम हमारा रहा 28 अप्रैल से 5 मई तक का, आप इसको एंजॉय करिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है, और स्पेशली डीआरडीओ के बारे में और हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, इन सारी चीज़ों को जो मैंने डिटेल में बताया है, आप उनको जानते। पिरामिड का देश, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देंगे, आपके प्रिपरेशन को बेस्ट करेंगे, ये मैं होप करता हूं, आई एक्सपेक्ट सो। तो विद दिस होप आई एक्सपेक्ट कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और इससे आप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आप इसका लाभ उठाएंगे और आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ इस क्लास को आज यहीं पर मैं क्या करूँगा भाई, वाइंड अप करता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा। टिल देन एंजॉय करिए ये वीक। अगला जो वीक आएगा उसके लिए फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। गुड बाय।